अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने माली मामलात में रोज़ाना की बेस पे चेक व इश्यू करते हैं, रिसीव करते हैं, तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये गाइडलाइंस इतनी अहम है कि अगर आप इनको जान जाएँगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप कोर्ट कचहरी के झंझट से और महँगी वकला की फ़ीस से जान छुड़ा लेंगे। लिहाज़ा ये वीडियो बहुत अहम है, तो आपने भई इसको पूरा देखना है और एंड पर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चेक आज भी हमारे माली मामलात के अंदर एक बहुत अहम हैसियत रखता है। जब भी हमने अपनी कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं या रिसीव करनी होती हैं, तो हम चेक ही का सहारा लेते हैं, क्योंकि चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी बिज़नेस नॉर्म्स के अंदर बिल्कुल एक सेट बैठ गया है। गो कि इसके अलावा कुछ और भी वायर ट्रांसफ़र की सहूलत भी मौजूद है। आपके पास मोबाइल जो बैंकिंग ऐप से होती है, वो भी अवेलेबल होती है। आप उसके ज़रिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी रकूमात वगैरह। लेकिन चेक एक अपनी जगह एक अहमियत रखता है। इसी वजह से हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके अंदर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो चेक है, उसके बारे में बाकायदा ऑफेंसेस वगैरह लिखे गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको यूज़ करते हुए बहुत से फॉर्जरी के और एक केसेस वगैरह, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन-कौन सी गाइडलाइंस हैं, गो कि मैं जब बताऊंगा आपको, आप वो कहेंगे कि यार ये तो बड़ी नॉर्मल सी गाइडलाइन है, ये तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन फिर भी हम अमूमन एक जो बहुत सी ऑब्वियस जो चीज़ें होती हैं, वो उनको हम ओवरलुक कर जाते हैं और वो हमें याद नहीं रहती हैं। तो मैं दोबारा उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूँगा। अब पाकिस्तान हो या कोई और भी कंट्री हो, जब भी बात आती है चेक की, तो चेक अमूमन 5 तरीकों से इसके लोग कोई क्राइम कमिट करते हैं या ऑफेंस करते हैं। सबसे पहला तरीकाकार जो बहुत नॉर्मल है, वो ये है कि अल्टरिंग चेक, के चेक को थोड़ा अल्टर कर देते हैं। अल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, उसकी डेट, मंथ या किसी और चीज़ के अंदर चेंजिंग कर देते हैं उसकी। अगर अगर आपने अमाउंट लिखी, अमाउंट के बाद आपने स्लैश नहीं डाली, तो वो 1 डिजिट और ऐड कर देते हैं। दूसरा जो तरीकाकार है, वो ये है कि काउंटरफीट चेक। काउंटरफीट चेक बेसिकली होता है कि बोगस चेक आप इशू कर देते हैं। वो बैंक का नहीं होता, बल्कि वो खुद साख्ता बनाया हुआ एक चेक होता है। वो उसके ऊपर साइन करके बिल्कुल एज इट इज नजर आता है जैसे ओरिजिनल चेक है, वो इशू कर देते हैं। तीसरा तरीका है फोर्ज्ड चेक। फोर्ज चेक के अंदर मेनली ये है कि या तो वो स्टोलन होता है, या वो उस अकाउंट होल्डर का नहीं होता। होता ओरिजिनल है, लेकिन वो उस अकाउंट होल्डर का नहीं होता जो इशू कर रहा है, और वो स्टोलन चेक होता है। फॉर्जरी के ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड के ऊपर एक बाकायदा दफात है कि फॉर्जरी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसकी सजा तकरीबन 10 साल तक भी चली जाती है, 7 से 10 साल तक चली जाती है। और जो चौथा तरीका है, वो ये है कि किसी और का चेक बुक से चेक निकाल के आप इशू कर देते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। एक ये नॉर्मली लोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो तरीका वारदात है, वो ये है कि जानबूझ के डिसऑनेस्टली चेक को इशू कर देते हैं अपनी पेमेंट की सिलसिले में। और उसके बाद उनका ज़हन होता है कि अभी हमने पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ चेक इसलिए इशू किए जा रहे हैं कि फ़िलहाल जो मुद्दा है उसको ज़रा प्रोलॉन्ग कर लिया जाए। अब ये इसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे ज़रा फ़ोकस करूँगा, वो इसलिए कि जो डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक है, ये एक प्रॉपर्ली ऑफेंस है हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, और ये आता है 489 एफ के तहत। अगर आप लोगों ने 489 एफ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपने अगर किसी को चेक इशू किया है और वो चेक बाउंस हो गया है या डिसऑनर हो गया है, यानी कि उसकी पेमेंट नहीं हो सकी है, तो आपके पास क्या क्या रेमेडी है, आप क्रिमिनल केस किस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास सिविल रेमेडी क्या है। तो वो दोनों वीडियो, दोनों जो इश्यूज हैं, वो हमने एक ही वीडियो के अंदर कवर किए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। अब आते हैं गाइडलाइंस की के ऊपर। अच्छा, अब गाइडलाइंस में सबसे पहले बड़ी छोटी-छोटी गाइडलाइंस है। पहली ये गाइडलाइन है कि जब भी आपने चेकबुक ले लेनी है अपने बैंक से, तो उनको आपने सारे जो जो पेजेज़ हैं उनको काउंट करना है। किसी काउंटिंग के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो चेक के नंबर हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में होने चाहिए। ऑलरेडी इस तरह से जो आप जो लेफ्ट ओवर जो पेजेज़ होते हैं, ये वहाँ पर मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आपने बैंक को अपने रिपोर्ट करना है और उसको कहना है कि मुझे इसका एक अल्टरनेट दे या वापस ले। दूसरा, आपकी ये ज़िम्मेदारी है, ये अकाउंट होल्डर और जो चेक होल्डर है, क्योंकि ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने उसकी सेफ कस्टडी रखनी है। तीसरा, जो सबसे आम है, कि कभी भी ब्लैंक चेक ऑलरेडी लिखा हुआ, साइन किया हुआ ब्लैंक चेक पास नहीं होना चाहिए। अमूमन मैंने कारोबारी हज़रात को देखा है, वो अपने जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको बाज़ अवत पावर दे देते हैं, या सिंपली उनको चेक के ऊपर साइन करके डेट और जो अमाउंट है वो नहीं लिखते और वो दे देते हैं। उनको ट्रस्ट होता है, अच्छी बात है ट्रस्ट होना भी, लेकिन ये नॉर्म्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ये एक इंतहाई अहम गाइडलाइन है कि ब्लैंक चेक कभी भी नहीं देना। वो आपके पास से गुम भी हो सकता है, और वो गुम होने के सिलसिले में कोई और शख्स उसको फिल करके
वो आप उसको इन कैश भी करवा सकता है। जो चौथा पॉइंट है कि जब भी आपको ये लगे कि आपका चेक चोरी हो गया है या गुम गया है, दोनों सूरत हाल में आपने अपने बैंक को सबसे पहले रिपोर्ट करना है और आपने उसकी नंबरिंग बतानी है कि चेक नंबर क्या है वो, क्योंकि आपका चेक नंबर अमूमन आपकी चेक बुक के यहाँ पर लिखा होगा। उस चेक बुक का बताना, चेक नंबर का बताना है कि इस चेक को ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि ये गुम गया है या ये चोरी हो गया है। याद रखें कि बोगस या जानबूझकर आपने अगर चेक किसी को जारी कर दिया है और बेशक आपने उसकी लोन की पेमेंट करनी थी या कोई आपकी कोई कारोबारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, उसके सिलसिले में आपने पेमेंट करनी थी, लेकिन अगर आपने जानबूझकर चेक उसको लिख के दे दिया है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इससे हमेशा बाज रहें क्योंकि बाद में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसला बनता है। आज भी अगर हम अपनी अदालतों में जाएं तो क्रिमिनल जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हर अदालत के अंदर 5-10 केसेस 489F के लगे होते हैं और अच्छी खासी अमाउंट्स के चेक्स होते हैं। गो कि इसकी सज़ा अभी भी 3 साल है, लेकिन अमूमन अदालतें इसकी बेल नहीं देती हैं क्योंकि ये जो माली मामला से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर थोड़ी कोर्ट गिरफ्त करती है, तो आपको जमानत मिलना मुश्किल हो सकती है। गो कि आपको बहुत से वकील कहेंगे जी कि ये मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट मौजूद है और उसकी बुनियाद पर चेक भी दिया हुआ है तो उस सिलसिले में इस तरह के मामला में बेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने कभी भी इस तरह चेक जारी नहीं करना। एक और बात, जब भी आप चेक जारी करें तो कभी भी जो पे की जो जगह है वहां पर उसको ब्लैंक ना छोड़ें और बेयरर को हमेशा क्रॉस करें। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप चेक एक पुर करते हैं उसमें अगर जो किसको पे करना है अगर उसका नाम लिख देते हैं तो फिर बैंक और बियरर को काट देते हैं, तो इस सूरत हाल में बैंक पाबंद हो जाता है कि वो उसी शख्स को पेमेंट करेगा आफ्टर कंफर्मिंग हिज आइडेंटिटी। एक और ऑप्शन भी है जो सबसे ज़्यादा फीजेबल है और सबसे ज़्यादा सिक्योर है, वो ये है कि हमेशा 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 अपने जो चेक बुक है उसके टॉप लेफ्ट या राइट कॉर्नर पर 2 पैरेलल लाइंस को ड्रा कर दिया जाए और अपने चेक को क्रॉस कर दिया करें। क्रॉस्ड चेक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको कोई भी इन कैश नहीं करवा सकता, बल्कि उसको कोई भी जो भी जिसके पास होगा वो अपने अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेगा। अकाउंट में जब अमाउंट ट्रांसफर होती है तो एक आपके पास एक लिंक बन जाता है कि भाई एक फलां अकाउंट के उसके एक आपके पास प्रूफ भी आ जाता है। तो ये प्रूफ बाद में खुदा ना खास्ता अगर आपके पास मिस हैप हो जाता है तो ये उसमें बड़ा कारगर साबित होगा। एक और भी इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप 2 पैरेलल लाइंस के अंदर उस बंदे का नाम लिख देते हैं तो इस सूरत हाल में सिर्फ उसी शख्स के बैंक के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगी जिसका आपने लिखा हुआ है नाम। तो ये बहुत बेहतरीन एक सबसे सेफेस्ट और सिक्योर आपके पास एक गाइडलाइन है, जो टिप है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। हमारे मुआशरे में ये होता है कि हम अमूमन गारंटी चेक दे देते हैं। गारंटी चेक के ऊपर जो 489F का जो दफ़ात है, ये जो ऑफेंस है वो मेड आउट नहीं होता। अब इसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट में बहुत सारी जजमेंट्स हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो 489F है वो 2 चीज़ों पे इतलाक़ करता है कि अगर तो आपने फुलफिलमेंट ऑफ लोन करनी थी या आपने अपने ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्स जो भी आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे उनको पूरा करना था, उस सिलसिले में चेक दिया तो फिर तो आपका ये ऑफेंस बनेगा। लेकिन अगर मैं ए हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ एक गाड़ी खरीदने के लिए और इसमें एक मैंने सी को अपना एक गारंटर बनाया कि भाई अगर मैंने पेमेंट ना की तो ये कर देगा आपको पेमेंट, तो इस सूरत हाल में जो सी है उसकी ना तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अटैच है ना ही उसने लोन की फुलफिलमेंट करनी है, तो इस सूरत हाल में उसके ऊपर 489F नहीं लागू होगा। लेकिन मेरे ऊपर वो आप सारी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ऐसी सूरत में आपने करना क्या कि अगर तो गारंटर चेक है, गारंटी चेक है, तो गारंटी चेक की जो ट्रांजैक्शन है जो ही कंप्लीट हो आपने अपने बैंक को इतला देनी है कि भाई इस चेक को क्रॉस कर दिया जाए और दोनों पार्टीज को इंटीमेट कर दें कि भाई चूंकि आपकी ट्रांजैक्शन होगी है लिहाजा ही मैं अपना गारंटी चेक विड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अमूमन लोग सिंपली एक चेक उठा के लेके आ जाते हैं हमारे पास कि जी ये फलां बंदे ने मुझे चेक दिया था और अब वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा, वो डिसऑनर हो गया ये चेक, और काइंडली आप इस तरह करें कि जी मुझे हेल्प करें ना कि मैं इसके ऊपर एक क्रिमिनल कोर्ट में जाऊं, ये क्या करूं। तो भी मैं बड़ा सादा कहता हूं कि यार आपकी आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ था, वो कहते हैं जी कि एग्रीमेंट तो हमने नहीं लिखा। और ऐसे मामलात में अमूमन ये भी होता है कि जो सेकंड पार्टी है उसका स्टैंस ये होता है कि मैंने पेमेंट कर चुका हूँ, ये जानबूझ के मेरे चेक को यूज़ कर रहा है। अब जो अगर तो उस शख्स ने वाकई पेमेंट कर दी हुई है जो सेकंड पार्टी है, तो वो सिविल कोर्ट के अंदर अपने इस चेक को कैंसिल करवाने के लिए केस फाइल कर सकती है। जबकि जो पहला शख्स है वो वाकई अगर कह रहा है कि भाई मैं मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो फिर अपने साथ उस ट्रांजैक्शन के अगर 2 विटनेसेस को ले आए और उनकी बुनियाद पर अगर एक आप FIR दर्ज करवा दें और सारी की कहानी ओरल रखें ज़बानी
कि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ था लेकिन ये 2 बंदे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये मैंने साइन किया था, ये उसने साइन करके मुझे दिया था, तो काफ़ी हद तक आपका एक जो बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब बात करते हैं कि एक ऐसे सिनेरियो में जिसके साथ कोई ने वाक़या हो गया या उसका चेक गुम हो गया है या चोरी हो गया या किसी ने उसको जानबूझ के चेक जारी किया और वो क्या कर सकता है? उसके पास कौन-कौन सी लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं कि वो अपनी क्या कहते हैं रिलीफ़ ले सके। तो सबसे पहला जो आपको अपने ज़हन में रखना है वो ये है कि जब भी आपका चेक गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपने सबसे पहले अपने बैंक को आगाह करना है। बैंक को सारी स्टोरी बतानी है। वो आपके जो चेक की सीरीज़ है या पूरा चेक या कोई एक चेक नंबर वो उसको ब्लॉक कर देगा या पूरे अकाउंट को, या आप अगर ओवर कॉन्शियस हैं आप और आप बिल्कुल टोटल प्रोटेक्शन चाहते हैं तो वो पूरे अपने अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन उनको वो रोक देगा, किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दूसरी सबसे अच्छी बात वो ये है कि हमेशा हमेशा जब आपका चेक बाउंस हो जाए या डिसऑनर हो जाए, आप हमेशा सेकंड पार्टी को इत्तला दें और उसको कहेंगे भी भाई आपका चेक डिसऑनर हो गया है या बाउंस हो गया, किसी भी रीज़न से हो सकता है, आप काइंडली अपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उसको पूरा करें और मुझे पेमेंट करें। अदरवाइज़ मैं अदालत में जाके आपके खिलाफ चाराजोई कर सकता हूँ। तीसरा रिलीफ जो आपके पास मौजूद है वो ये है कि आप लीगल नोटिस सेंड करें। लीगल नोटिस सेंड करने से हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मामलात हल हो जाते हैं, क्योंकि इस वक़्त बहुत ज़्यादा सेंसिबल लोग हैं, उनको समझ आ चुकी हुई है कि हमारा जो पाकिस्तान का जो इंसाफ़ का निज़ाम है, वो बहुत ही फ़ास्ट है और इस फ़ास्टनेस के अंदर जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है और जो करता है, दोनों रगड़ा खाते हैं। तो वो कहते हैं यार जान छुड़ाओ और इस मामले को हल करें। लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 489 एफ के तहत। उसमें आप पूरी एक रुदात सुनाएंगे कि क्या एग्रीमेंट हुआ था आपके दूसरी पार्टी के साथ, कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या उस एग्रीमेंट को लिखा गया, तो आपने उस स्टैम्प पेपर को भी आपने उस एफआईआर के अंदर हिस्सा बनाना है। जो चेक नंबर है उस चेक नंबर को भी आपने एफआईआर के अंदर हिस्सा लिखना है कि वो और किस डेट को दिया, कितनी अमाउंट का था, वो सारी एफआईआर के अंदर ये चीज़ें लिखेंगे और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। इन केस अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती तो आपके पास एक बेहतरीन जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप जस्टिस ऑफ पीस जो कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो जजेस हैं उनको ये इख्तियार दिए गए हैं, वहाँ पर आप 22A की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और अपनी एफआईआर को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं ये आपको ये भी बताऊंगा कि अगर अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही तो उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई है कि उसमें तरीकाकार बताया कि आपने किस तरीके से अपनी एफआईआर को रजिस्टर्ड करवाना है, तो आप जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।